चलें, उस्मा आप माइक ऑन करें और बताएं कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ऐसे कि पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनके दरमियान एक हार्मनी क्रिएट करने की। बिल्कुल। तो वो हार्मनी जो है वो जो नेचुरल राइटर्स होते हैं वो पैदाइशी तौर पे जब बात करते हैं तो वो जुड़ी हुई होती है पिछली बात के साथ। ठीक है। और जो राइटर्स खुद बनते हैं बाद में उनको सीखना पड़ता है। और राइटिंग जो है वो यही चीज़ है कि आप कितना अच्छा फ्लो के साथ लिख सकते हैं या कितनी अच्छी हार्मनी के साथ लिख सकते हैं। आपकी अगली और पिछली बातों में कितना जो है वो हार्मनी आती है। तो उसमें आप जो है वो मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। मैं जब ये ऐसे लिखता था तो मैंने ये वाला जो पेज था ना जो आपके सामने है, इस पेज को मैंने प्रिंट करवा कर अपने सामने रखा होता था। और जब मैं कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करता था ना तो मैं इस पेज में से ढूंढता था कि पहले मैंने बट्स यूज कर लिया था, अब मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, अब कौन सा यूज करूं, अब कौन सा यूज करूं। तो इस तरह करके मैंने हर पैराग्राफ लिखा। जब 5-7 एसेज मैंने लिख लिए तो ये वर्ड्स मेरी जुबान पे चढ़ गए और ये खुद ब खुद जो हैं वो निकलने लग गए। और जब मेरे टीचर ने चेक किया तो उसने कहा कि आपकी तो राइटिंग में बहुत फ्लो है। ठीक है। तो फ्लो यही चीजें होती हैं। तो ये हम एक एक करके देखेंगे। जब आप सिमिलर आर्गुमेंट्स दे रहे होते हैं तो सिमिलैरिटी का लॉजिकल रिलेशनशिप बनता है और उसमें एक वर्ड होता है ऑल्सो। इसको आप यूज कर सकते हैं सिमिलैरिटी देने के लिए। फर्ज करें मैं लिख रहा हूं, एक पैराग्राफ लिखता हूं, द कोविड हैज इम्प्रूव्ड द डिजिटल इकोनॉमी इन हेल्थ सेक्टर। ठीक है। आगे ब्ला 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 में लिखता गया, एक पैराग्राफ लिखा पूरा। अब अगला पैराग्राफ लिखना है तो मैं ऑल्सो से स्टार्ट कर सकता हूँ। ऑल्सो कॉमा द कोविड हैज मूव्ड द फूड डिलीवरी systems towards an efficient manner। ठीक है। अब मैंने तीसरा पैराग्राफ लिखना है इस तरह का। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी लिस्ट पे जाऊंगा, मैं देखूंगा, अच्छा जी, इन द सेम वे, ये अच्छा वर्ड है, चलो ठीक है, ये अगला पैराग्राफ मैं इधर से लिखता हूँ। तो मैं कहूंगा इन द सेम वे कोविड हैज हेल्प्ड बैंकिंग सेक्टर टू शिफ्ट टुवर्ड्स द डिजिटल फोरम्स। ठीक है। फिर इसके मैंने आर्गुमेंट्स लिखे पूरे, डैश 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 में उसकी जगह डाल देता हूँ। फिर मैंने चौथी बात लिखनी है। चौथी बात लिखने के लिए फिर दोबारा मैं अपनी शीट पे जाऊंगा। मैं अगली बात ये लिख दूंगा जस्ट एज सो टू के साथ। कैसे भला? मैं कहूंगा कि जस्ट एज कोविड चेंज द बैंकिंग सेक्टर, पिछली बात, सो एज द कोविड ट्रांसफॉर्म्ड द, कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर। ठीक है। और उसके बाद मैं एजुकेशन के जो जूम के ऊपर जो जो हुआ है वो सारा लिख दूंगा। फिर मैंने अगला पैराग्राफ लिखना है, फिर दोबारा मैं अपनी लिस्ट पे जाऊंगा। अगला मैं लिख लूंगा लाइक वाइज से। ठीक है। लाइक वाइज taxes, collection of taxes was never as good as after the incoming of digital economy। ठीक है। और एंड पे मैं कह दूंगा लास्टली या लास्टली जो भी, ठीक है, कुछ भी लिख दूंगा। तो ये मुख्तलिफ मैंने 6 पैराग्राफ लिखे हैं। पैरा 1, फिर पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5
पैरा 6। आप कहेंगे कि सर आप तो अजीबोगरीब तरीके बता रहे हैं, ऐसे लिखते हुए भला कौन सा बंदा जो है वो नकल मारता है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे लिखते हुए मेरे पास 5-6 किस्म की बूटियां होती थी जब मैं तैयारी करता था। एक बूटी के ऊपर ये ट्रांजिशन वर्ड्स लिखे होते थे। एक बूटी के ऊपर मेरे पास एक लिस्ट थी, हाउ टू रिप्लेस वेरी। ठीक है, हाउ टू रिप्लेस वेरी। तो मैं एक चार्ट सा मेरे पास था इस किस्म का कुछ, ये देखें, ये वाला चार्ट। उस पे लिखा होता था कि जहां मैंने वेरी बैड कहना है उसकी जगह मैंने ऑफुल लिखना है, जहां वेरी स्मार्ट होगा वहां इंटेलिजेंट लिखना है, जहां वेरी सैड होगा वहां सॉरोफुल लिखना है। ठीक है, तो मुझे जहां भी ऐसे लिखते हुए ख्याल आता था ना कि मैं यहाँ वेरी का वर्ड यूज करूँ, मैं फौरन वो वाली बूटी निकालता था और देखता था इसमें उसकी जगह कौन सा अच्छा वर्ड है, वो लिख लेता था। अब क्या मेरा एग्जामिनर जो था, जो ऐसे चेक कर रहा था, उसे पता चला होगा कि इसने बूटियां मार मार के जो है ये तैयारी की है? नहीं, उसे तो यही पता चला होगा ना कि इसके पूरे ऐसे के अंदर वेरी जैसा कॉमन वर्ड कोई भी नहीं था, सारे स्पेशल वर्ब से, स्पेशल एडवर्ब से, स्पेशल एडजेक्टिव्स थे। ठीक है, तो आपने जब तैयारी करनी है तो वो मुकम्मल तरीके से करनी है, ऐसे नहीं करनी कि आप अपने से ही आपके पास जो चीजें हैं वही लिखनी है, अपने चीजों को रिप्लेस कर करके लिखना है। ठीक है, तो आप भी इंटरनेट से ये वेरी वाला चार्ट जो है ये डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा के सामने रख लें ट्रांजिशन वर्ड्स के साथ, तो ये देख लें। फिर मेरे पास एक कोटेशंस का जो है वो चार्ट होता था, उसके ऊपर 100 कोटेशंस थी। तो ऐसे लिखने से पहले मैं 3-4 कोटेशन जो होती थी ना वो ढूंढ लेता था कि जो मैं यूज करूंगा। फिर मेरे पास इंट्रोडक्शन के लिए 15-20 लिटरेरी लाइंस होती थी, वो मेरे सामने होती थी, मैं देखता था कौन सी लाइन लग सकती है यहाँ। फिर मेरे पास जो है वो स्टैट्स एंड फिगर्स के लिए एक छोटा सा चीट बुक होती थी, जिसके ऊपर 1 पेज की होती थी, जिसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट स्टैट्स लिखे होते थे। मिसाल के तौर पे जब आप कोविड में एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको अगर लिटरेसी रेट पता है तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान, जिसका लिटरेसी रेट ऑलरेडी 59% है, अगर ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन हो जाएगी तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बूस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वो ये समझेगा कि इस बंदे के पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, हालांकि आपने वो एक जनरल सा फैक्ट एंड फिगर वैसे ही बात करते करते किया होगा। कहीं आप लोगों की बात कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान जिसकी आबादी 22 करोड़ है उसके ये मसले पेश हैं, तो लोग जो हैं वो चेक करने वाला ये समझेगा कि इसने फैक्ट्स एंड फिगर्स को मुकाबले के लिए यूज किया है कि कितने लोग हैं पाकिस्तान में, ये क्या है। और हालांकि कुछ भी नहीं होते, पाकिस्तान जिसका जीडीपी $270 बिलियन है, उसकी इकोनॉमी को और ज्यादा बेहतर करना चाहिए। तो आप इस तरह के छोटे छोटे जो आपके कॉमन पर्पस जो हैं वो भी फैक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये हो गया। उसके बाद हम अगला देखते हैं। अगर आप कंट्रास्ट कर रहे हैं, और कंट्रास्ट ज्यादातर जो होता है वो आपका चल रहा होता है विद इन पैराग्राफ। जब आप एक फैक्ट देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं लेकिन असल में तो ये हो रहा है, तो इसलिए आपको फिर उधर बट, हाउ एवर, इस तरह के वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। और हमने देखा होगा कि आज हमारे 2-3 क्लास फेलोज ने जुमलों के अंदर हाउ एवर और बट के वर्ड्स यूज किए हुए थे, लेकिन क्या आप हर जुमले के अंदर बट का वर्ड यूज करेंगे? नहीं, आप कहीं लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, कहीं लिखेंगे ऑन वन हैंड, ऑन अदर हैंड, कहीं लिखेंगे नेवर द लेस, कहीं नन द लेस, कहीं नॉट विद स्टैंडिंग, कहीं इन कॉन्ट्रास्ट, कहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी, कहीं स्टिल, कहीं येट। ठीक है, तो आपके एक ऐसे के अंदर अगर ये 7-8 वर्ड्स डिफरेंट तरीके से यूज हुए हैं तो आपका बार बार हाउ एवर, बार बार आपका बट रिपीट नहीं होगा। जब नहीं होगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप बहुत मेच्योर राइटर हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास और कुछ नहीं मिलता तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लें अपने आर्गुमेंट देते हुए। पहला आर्गुमेंट देने से पहले फर्स्ट कॉमा आर्गुमेंट दे दिया, सेकंड कॉमा आर्गुमेंट दे दिया, थर्ड, नेक्स्ट, देन, फाइनली। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास टाइम की बातें हैं, तो मतलब पहले या बाद का जिक्र करना है तो सिर्फ हम नॉर्मली यूज करते हैं बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, अर्लियर, ये वाले, लेकिन और भी यूज कर सकते हैं जैसे मीन वाइल, रिसेंटली, साइमल्टेनियसली, सब्सिक्वेंटली, देन। ठीक है, तो ये थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपने एग्जांपल देनी है तो हम फॉर एग्जांपल ही यूज करते हैं, लेकिन आप फॉर इंस्टेंस कर सकते हैं, नेमली कर सकते हैं, स्पेसिफिकली, टू इलस्ट्रेट,
इस तरह के वर्ड्स। अगर कहीं एम्फेसिस देना है तो हम नॉर्मली इनफैक्ट करते हैं या ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन अब ट्रूली, इंडीड और इवन ये 3 वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं तो आपकी राइटिंग ज्यादा चमक जाएगी। इसी तरह प्लेस या पोजीशन की बात करते हैं तो ये खैर कम यूज होगा आपका, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, सो, देयरफॉर, दस। हम नॉर्मली इसमें से 10 यूज करते हैं, हेंस यूज करते हैं, लेकिन 4 और भी हैं जो यूज किए जा सकते हैं। अगर आपने एक बात के ऊपर एक और बात करनी है, सिमिलर बात करनी है, तब एडिशनली, अगेन, ऑल्सो, एंड, एज वेल। हम सिर्फ एज वेल यूज करते हैं नॉर्मली, या इन एडिशन यूज करते हैं, लेकिन उसने मोर एवर यूज करते हैं, लेकिन उसने बाकी 7-8 और भी दिए हैं ताकि आपकी डाइवर्स राइटिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन या समरी करनी हो तो हम सिर्फ कह देते हैं टू सम अप कह देते हैं, या इन द एंड, या इन कंक्लूजन कह देते हैं, लेकिन आप टू कंक्लूड कह सकते हैं, इन समरी, फाइनल एनालिसिस, इन द एंड, इन ब्रीफ, इन अ वर्ड, टू द पेन ऑफ, एक और होता है जिसके जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास सबसे ज्यादा कीमती और अहम चीज है ऐसे राइटिंग की। और ये पेज आपने आज जाते साथ ही या तो किसी कॉपी के ऊपर लिख लेना है, या फिर इसको प्रिंट ले लेना है, और अगर कॉपी पे लिखा तो उसका पेज निकाल के उसे अपने टेबल के नीचे रख देना है, टेबल के ऊपर, बल्कि जहाँ नजर आता रहे। और जब भी आपने कुछ लिखना है, करंट अफेयर्स का कुछ लिखना है, कोई मैसेज लिखना है किसी को, कोई पोस्ट लिखनी है फेसबुक पे, या कोई ऐसे लिखना है, तो आपने एक बार ये पेज लाजमी देख लेना है। 3-4 बार आप इसे देखेंगे, इंशाल्लाह जो है वो आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा फ्लो में लगने लग जाएगी, और लोग कहेंगे कि ये कहाँ से सीख के आया है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। थोड़ी सी मैंने आपको इधर इनकॉर्पोरेट करनी सिखाई आज, और थोड़ी सी जो है वो आपको इस पेज के साथ। और ये पेज जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि मैंने पहले भी एक दिन किया था, दोबारा से मैं कर देता हूँ आपके साथ शेयर, ठीक है। तो अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। जी नीलम नाज, आप पूछें सवाल। सर सर मुझे ना इंट्रोडक्शन जब मैं इसका लिख रही थी तो मुझे एक चीज़ की कंफ्यूजन ये हो रही थी कि आपने जब इंट्रोडक्शन लिखना सिखाया था तो उसमें हमारे पास टॉपिक ऐसा होता था जिसमें हम कंट्रास्ट में होता था, चैलेंजेस और उसके आगे से प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, इस टाइप का कंट्रास्ट में। तो फिर वो जब हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते थे या किसी स्टेटमेंट मिड में जो लिखते थे, तो वो आपने वजह से बताई थी ऑल टू से स्टार्ट किया, पहले उसके चैलेंजेस लिख दिए फिर उसका प्रोस्पेक्ट्स बता दिए। अब यहाँ पर जो ये पैराग्राफ था इसमें सिर्फ इसके ब्लेसिंग बतानी थी, इसके कोई इन कंट्रास्ट जो है वो डिसएडवांटेजेस को नहीं इतना हाईलाइट कराना। तो इसके इंट्रोडक्शन में फिर मुझे इशू हो रहा था कि मैं इसको कैसे लिखूं। इसका इंट्रोडक्शन बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है, जितना सिंपल है उतना सिंपल इंट्रोडक्शन होगा। आपका टॉपिक था कोविड-19 अ ब्लेसिंग फॉर डिजिटल इकोनॉमी। तो इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट है इसके लिए जरूरी नहीं है आप ऑल्दो और देयरफॉर करें, आप सिंपल लिख दें कि डिस्पाइट, या ऑल्दो कह सकते हैं, ऑल्दो कोविड-19 इज सीन एज अ कर्स फ्रॉम the powers of nature, but it has boosted digital economy in this and this field, thus resulting in this and this. और सर आपने अभी जैसे बताया कि लिटरेरी वर्ड्स और कोड्स जो थे वो आप सेव कर लेते, तो मुझे यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट, तो मुझे ये लिटरेरी लाइन इतनी समझ नहीं आ रही। मैंने सर्चिंग वगैरह की है लेकिन इतनी क्लियर नहीं है। तो आपके पास अगर है स्पेसिफिकली 10 to 15 जितनी नहीं मेरे पास तो नहीं, मेरे पास उस वक्त था, जो मेरे पास है वो सब मैं शेयर कर देता होता हूँ ग्रुप में, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है इस वक्त। अच्छा सदाम आप पूछें। महक ने कहा है कि हम एक लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं एक पैराग्राफ के एंड पे जो अगली लाइन के साथ अटैच करे। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट वर्ड्स में करेंगे फिर रेपिटेटिव नहीं लगेगी, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ सामने आपके।
फर्ज करें हमने जाना है, ये हमारा पैराग्राफ 4 और 5 हम कॉपी करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ 4 हमने लिखा, अब हमने 5 की तरफ जाना है। तो पैराग्राफ 4 जो था वो हम एजुकेशन के बारे में लिख रहे थे, तो हम लिखेंगे कि नॉट ओनली इन एजुकेशन बट कोविड हैज ऑल्सो हेल्प्ड COVID has also helped the governments to collect taxes well and spend on social sector। ठीक है, और अगले में आप लिखते हैं likewise there, फिर likewise नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे to expand the argument of taxation, और उसके बाद आप बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है ये डिफिकल्ट होती है, इसलिए जब तक आपको टोटल कमांड ना हो तब तक आप पिछले पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ से लाइन के जरिए ना जोड़िएगा। जब आपको टोटल कमांड हो जाए, महक के बारे में और तारिक के बारे में मैं कह सकता हूँ वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग अभी जो है इस काम को ना करेंगे, पिछले पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ को जंप करते हुए एक पूरी लाइन लिख दें। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं, शुरू में कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर हैड 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वन एस्पेक्ट इज दिस, the other aspects is of collection of taxes। ठीक है, फुल स्टॉप, फिर अगले में लिखते हैं as far collection of taxes is concerned वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल हो? कोई सवाल नहीं? सदाम आप पूछें। चलें हम इधर लेक्चर एंड करते हैं और मैं आपकी असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दूंगा, आप लोगों ने सबमिट करवानी है विद इन गिवन टाइम। थैंक यू सो मच।